हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्पादन और लागत पढ़ा था, जो कि चैप्टर 3 था। आज चैप्टर 4 है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो अगर आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए वीडियो। और देखिए, हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो कि जो लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या और भी स्टेट पीसीएस की, तो उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे बेस मजबूत होगा। इसको बेस समझे रहेंगे तो स्टैंडर्ड बुक समझ में आएगी। और अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको तो पढ़ना कंपलसरी है ही। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यहाँ पर इंट्रो दिया है। पूर्व अध्याय में हमने फर्म के उत्पादन, फलन तथा लागत वक्रों से संबंधित संकल्पनाओं का अध्ययन किया है। इस अध्याय का केंद्र बिंदु भिन्न है। यहाँ प्रश्न उठता है कि कोई भी फर्म किस प्रकार यह निर्णय लेती है कि कितना उत्पादन करना है। इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर किसी भी रूप में सरल या अविवादित नहीं है। उत्तर फर्म के व्यवहार की एक निर्णायक अपितु कुछ हद तक अनुचित मान्यता पर आधारित है। हमारे अनुसार फर्म कठोर रूप से लाभ अधिकतम करता होती है। अतः फर्म जिस मात्रा का उत्पादन तथा बाजार में उसका विक्रय करती है, वह उसके लाभ को अधिकतम करती है। यहाँ हम यह भी मान लेते हैं कि फर्म जो कुछ वह उत्पादन करती है उसे बेच देती है, इसलिए निर्गत और बेची गई मात्रा को बहुधा अपरिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जाता है। इस पाठ की संरचना निम्नवत है। हम पहले एक फर्म के अधिकतम लाभ कमाने की समस्या को रखकर उसका विस्तार पूर्वक परीक्षण करते हैं। इसके पश्चात हम एक फर्म के पूर्ति वक्र का व्युत्पत्ति करते हैं। पूर्ति वक्र निर्गत का वह स्तर दर्शाता है जिसका चयन एक फर्म बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर उत्पादन करने के लिए करती है। अंत में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्रों को समूहित किया जाता है तथा बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त किया जाता है। तो इसमें अब पहला पॉइंट आता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी कि परिभाषिक लक्षण इसका देखेंगे। एक फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की समस्या का विश्लेषण करने के क्रम में हमें सबसे पहले बाजार का वातावरण जिसमें फर्म कार्य करती है को स्पष्ट करना पड़ता है। इस अध्याय में हम एक ऐसे बाजार वातावरण का अध्ययन करेंगे जिसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में निम्न परिभाषिक लक्षण होते हैं। बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। जानकारी पूर्ण होती है। बड़ी संख्या में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति का अर्थ है कि प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता बाजार के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसका यह अर्थ है कि कोई भी व्यक्तिगत क्रेता अथवा विक्रेता अपने आकार से बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। एक रूप उत्पादों का आगे अर्थ है कि प्रत्येक फर्म का उत्पाद समान है। यह लक्षण पूर्ण प्रतियोगिता की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता में फलित होते हैं। कीमत स्वीकारक व्यवहार। एक फर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकारक से क्या अभिप्राय है। एक कीमत स्वीकारक फर्म को विश्वास है कि यदि वह बाजार कीमत से ऊपर एक कीमत निर्धारित करती है तो यह जिस मात्रा का उत्पादन करती है उसे बेचने में असमर्थ होगी। दूसरी ओर यदि निर्धारित कीमत बाजार कीमत के समान अथवा उसकी तुलना में कम हो तो फर्म जितनी इकाइयां विक्रय करने को इच्छुक है उतना विक्रय कर सकती है। एक खरीदार के दृष्टिकोण से वह किस कीमत को स्वीकार करता है। खरीदार निश्चित रूप से सर्वाधिक संभावित न्यूनतम कीमत पर वस्तु खरीदना चाहता है या चाहती है। तथापि एक कीमत स्वीकारक खरीदार को विश्वास होता है कि यदि उसने बाजार कीमत से कम कीमत की लागत की कोई भी फर्म उसे उस वस्तु का विक्रय करने की इच्छुक नहीं होगी। क्योंकि अध्याय केवल फर्मों से संबंधित रखता है, हम खरीदार के व्यवहार के विषय में अधिक चर्चा नहीं करेंगे। इसके बावजूद हम उन स्थितियों की पहचान करेंगे जिनके अंतर्गत कीमत स्वीकारक फर्मों के लिए एक सार्थक पूर्वधारणा है। कीमत स्वीकारक ऐसी स्थिति में अक्सर एक सार्थक पूर्वधारक के रूप में जाना जाता है। जब बाजार में अनेक फर्में तथा खरीदार होते हैं जिन्हें बाजार में प्रचलित कीमत की पूर्ण जानकारी है। क्यों आइए आरंभ करते हैं एक ऐसी स्थिति से जहां बाजार में प्रत्येक फर्म समान बाजार कीमत लेती है तथा वस्तु की कुछ मात्रा का विक्रय करती है। अब मान लीजिए कि एक विशेष फर्म अपनी कीमत को बाजार कीमत की तुलना में बढ़ा देती है। ध्यान दीजिए, चूंकि सभी फर्में एक ही वस्तु का उत्पादन करती है तथा सभी खरीदार बाजार कीमत से पूर्ण रूप से अवगत हैं, तो इस प्रश्न पर फर्म अपने ग्राहक खो देगी। अब देखते हैं दूसरा आता है संप्राप्ति।
हमने इंगित किया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में एक फर्म को यह विश्वास होता है कि वह बाजार कीमत से कम या उसके समान कीमत निर्धारित करके इच्छित मात्रा में किसी भी वस्तु की बहुत सी इकाइयों का विक्रय कर सकती है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति है तो निस्संदेह बाजार कीमत से कम कीमत निर्धारित करने के लिए कोई भी कारण नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि फर्म वस्तु की कुछ मात्रा का विक्रय करने की इच्छुक है तो इसके द्वारा निर्धारित कीमत बाजार कीमत के बिल्कुल समान होती है। आगे आता है, एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार में विक्रय करके संप्राप्ति अर्जित करती है। मान लीजिए वस्तु की एक इकाई की बाजार कीमत पी है। इसी प्रकार क्यू फर्म की उत्पादित तथा क्यू पी कीमत पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा है। तब फर्म की कुल संप्राप्ति वस्तु के बाजार मूल्य पी तथा फर्म के निर्गत क्यू के गुणनफल के रूप में परिभाषित की जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर है, विक्रय किए गए डिब्बे और कुल संप्राप्ति यानी रुपयों में, तो 0 1 2 3 4 5 डिब्बे हैं और यहाँ पर 10 20 30 40 50 है, तो ऐसे संप्राप्ति किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संप्राप्ति और निर्गत कितना किया गया है, तो कुल संप्राप्ति ऐसे सीधे आकार पे बनेगी। आगे आता है तीसरा पॉइंट, लाभ अधिकतमीकरण। तो एक फर्म वस्तु की विशेष मात्रा का उत्पादन तथा विक्रय करती है। फर्म का लाभ जिसे पाई 1 द्वारा दर्शाया जाता है, इसकी कुल संप्राप्ति तथा इसका कुल उत्पादन लागत के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में पाई कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत। स्पष्ट रूप से कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के मध्य में अंतर फर्म द्वारा अर्जित की गई निवल लागत है। एक फर्म अधिकतम लाभ कमाना चाहती है। फर्म द्वारा मात्रा क्यू को, जिसे उसके लाभ अधिकतम होते हैं, को ज्ञात करनी चाहिए। यहाँ पर एक स्थिति 1 दिया गया है, लाभ कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत का अंतर होता है, जैसे निर्गत में वृद्धि होती है। कुल संप्राप्ति लाभ तथा कुल लागत में वृद्धि होती है। जब कुल संप्राप्ति में वृद्धि कुल लागत में परिवर्तन से अधिक है, लाभ में लगातार वृद्धि होगी। याद करें कि निर्गत में प्रति इकाई वृद्धि के कारण कुल संप्राप्ति में परिवर्तन सीमांत लागत होती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक सीमांत संप्राप्ति लागत से अधिक है, लाभ बढ़ते हैं। आगे स्थिति 2 आता है। दूसरी स्थिति को लीजिए, जिसका लागू होना निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण सकारात्मक होने के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति क्यों है कि निर्गत स्तर पर लाभ अधिकतमीकरण सीमांत लागत वक्र की प्रवणता नीचे की ओर नहीं हो सकती। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक बार रेखा चित्र 4.3 दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेखा 4.3 यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए Q1 तथा Q4 निर्गत स्तरों पर बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर है। जैसे Q1 निर्गत स्तर सीमांत लागत वक्र के नीचे की ओर प्रवण है। आगे आते हैं स्थिति 3 देखते हैं हम लोग। उस तृतीय स्थिति पर ध्यान दीजिए, जिसका लाभ अधिकतमीकरण के निर्गत स्तर के सकारात्मक होने की स्थिति में लागू होना आवश्यक है। ध्यान दीजिए कि तीसरी स्थिति के 2 भाग हैं, एक भाग अल्पकालीन स्थिति में तथा दूसरा दीर्घकालीन स्थिति में लागू होता है। अब यहाँ पर है स्थिति 1, अल्पकालीन स्थिति में कीमत को औसत परिवर्ती लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होनी चाहिए। तो हम ये दर्शाएंगे कि स्थिति 1 ऊपर देखिए का एक स्थिति का वक्तव्य सही है इस तर्क के साथ कि अल्पकालीन स्थिति में एक लाभ अधिकतमीकरण करने वाली फर्म किसी ऐसे निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं करेगी जहां बाजार कीमत औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम हो। दूसरी स्थिति देखिए, स्थिति 2 है, दीर्घकाल में कीमत को औसत लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होना चाहिए। तो दीर्घकाल में एक लाभ अधिकतमीकरण करने वाली फर्म किसी ऐसे निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं करेगी जहां बाजार कीमत औसत लागत की तुलना में कम हो। चौथा पॉइंट है लाभ अधिकतमीकरण की समस्या आरेख द्वारा प्रदर्शन। आइए 3.1, 3.2, 3.3 खंडों में दी गई सामग्री का उपयोग कर हम अल्पकाल में एक फर्म की लाभ अधिकतमीकरण समस्या को आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रेखा चित्र 4.6 पर विचार कीजिए। इसमें बाजार कीमत P है। बाजार कीमत को अल्पकाल सीमांत लागत के बराबर करके हमें Q निर्गत स्तर प्राप्त होता है। Q पर अल्पकालीन सीमांत लागत की प्रवणता ऊपर की ओर जा रही है तथा P औसत परिवर्ती लागत से अधिक है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है, एक फर्म का पूर्ति वक्र। एक फर्म की पूर्ति वह मात्रा है जो वह एक दी गई कीमत, प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन
कारकों की कीमतों पर बेचने का निर्णय लेती है। एक तालिका जो विभिन्न कीमतों पर प्रौद्योगिकी तथा कारकों की कीमतें अपरिवर्तित रहने पर एक फर्म की बेची जाने वाली मात्राओं का विवरण देती है। पूर्ति सारणी कहते हैं। हम इसे ग्राफ पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे पूर्ति वक्र कहते हैं। एक फर्म का पूर्ति वक्र निर्गत के स्तरों एक्स अक्ष पर अंकित को दर्शाता है, जिनका संबंधित फर्म बाजार कीमत की विभिन्न मूल्यों पर वाई अक्ष पर अंकित उत्पादन के लिए चयन करती है। पुनः प्रौद्योगिकी और उत्पादन कारकों की कीमतों को दी हुई मानकर एक दिए हुए बाजार के लिए एक लाभ अधिकतमीकरण फर्म का उत्पादन स्तर इस पर निर्भर करेगा कि हम अल्पकाल पर विचार कर रहे हैं तो अथवा दीर्घकाल पर। इसी के अनुसार हम अल्पकालीन पूर्ति वक्र तथा दीर्घकालीन पूर्ति वक्र में भेद करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र। रेखा चित्र 4.7 है को देखते हुए तथा फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र व्युत्पन्न करते हैं। इसे हम दो भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम है कि हम फर्म के निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण निर्धारित करते हैं, जबकि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत से अधिक अथवा उसके बराबर है। यहाँ पर दूसरा है एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। तो देखिए यहाँ पर आप लोग रेखा चित्र देख सकते हैं 4.9 का। फर्म के दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति करते हैं। अल्पकालीन स्थिति की भांति हम इस व्युत्पत्ति को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले पर हम फर्म के निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर निर्धारित करते हैं जब बाजार कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक अथवा उसके बराबर हो। तत्पश्चात हम फर्म के निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण निर्धारण करेंगे जब बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम हो। यहाँ पे आता है पहला, कीमत न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत से अधिक अथवा बराबर है। मान लीजिए बाजार कीमत P1 है जो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक है। P1 पर बराबर करके दीर्घकालीन सीमांत लागत के साथ दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र के बढ़ते हुए भाग को करने से हमें निर्गत स्तर Q1 प्राप्त होता है। यह भी ध्यान दीजिए कि Q1 पर दीर्घकालीन औसत लागत बाजार की कीमत P1 से अधिक नहीं होता। अतः सभी तीन शर्तें जिस पर खंड 3 में प्रकाश डाला गया है Q1 पर संतुष्ट होती है। अतः जब बाजार कीमत P1 है तो फर्म दीर्घकाल में Q1 के बराबर निर्गत की पूर्ति करती है। अब आता है स्थिति 2। तो कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम। मान लीजिए बाजार कीमत P2 है जो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम है। हमने तर्क दिया है खंड 3 में, शर्त देखिए 3, तो कि यदि एक लाभ अधिकतमीकरण फर्म दीर्घकालीन स्थिति में एक सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करती है तो बाजार कीमत P2 उस निर्गत स्तर पर दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक अथवा उसके बराबर होती है। यहाँ पर एक और है उत्पादन बिंदु, उत्पादन बंदी बिंदु। तो इससे पूर्व पूर्ति वक्र ज्ञात करते समय हमने यह विवेचना की थी कि अल्पकाल में फर्म तब तक उत्पादन जारी रखती है जब तक कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत की तुलना में अधिक अथवा उसके बराबर होती है। हम पूर्ति वक्र पर जब नीचे की ओर चलते हैं तो अंतिम कीमत निर्गत संयोग जिस पर फर्म सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करती है वह न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत बिंदु है, जहां अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत को वक्र को काटता है। चौथा पॉइंट आता है समान लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु। लाभ के न्यूनतम स्तर को जो एक फर्म को उसके वर्तमान व्यापार में बनाए रखने के लिए आवश्यक है सामान्य लाभ कहकर परिभाषित करते हैं। एक फर्म जो सामान्य लाभ अर्जित नहीं करती व्यापार नहीं रह सकती। सामान्य लाभ फर्म की कुल लागतों का एक भाग होता है। इन्हें उद्यमशीलता की अवसर लागत के रूप में समझना भी लाभदायक है। वह लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करती है अधि सामान्य लाभ कहलाता है। दीर्घकालीन स्थिति में यदि फर्म सामान्य लाभ से कुछ भी कम अर्जित करती है तो वह उत्पादन नहीं करती है, किंतु अल्पकाल में फर्म का लाभ यदि इस स्तर से कम है तो भी उत्पादन कर सकती है। पूर्ति वक्र के जिस बिंदु पर एक फर्म केवल साधारण लाभ अर्जित करती है वह फर्म का लाभ अलाभ बिंदु कहलाता है। अतः न्यूनतम औसत लागत का वह बिंदु जिस पर पूर्ति वक्र दीर्घकालीन औसत वक्र को काटता है फर्म का लाभ अलाभ बिंदु है। तो यहाँ पर देखते हैं अवसर लागत क्या है। अर्थशास्त्र में अवसर लागत की संकल्पना का प्रयोग मिलता है। किसी कार्य की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्राप्त त्यागा गया लाभ है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं जिन्हें आप अपने पारिवारिक व्यवसाय में निवेश करने का निर्णय लेते हैं। आपके कार्य की अवसर लागत क्या है? यदि आप इस राशि का निवेश नहीं करते तो आप या तो इसे घर की तिजोरी में रख सकते हैं जिससे आपको शून्य प्रतिफल प्राप्त होगा, अथवा आप इसे बैंक या बैंक 2 में जमा करा सकते हैं।
जिस स्थिति में आपको क्रमशः 10% अथवा 5% ब्याज प्राप्त होता है। अतः वैकल्पिक क्रियाओं में से जो अधिकतम लाभ आप अर्जित कर सकते हैं वह बैंक वन द्वारा किया गया ब्याज है। परंतु यदि आप इस धन का अपने पारिवारिक व्यवसाय में निवेश करते हैं तो यह विकल्प समाप्त हो जाएगा। अतः आपके पारिवारिक व्यवसाय में धन निवेश करने की अवसर लागत बैंक वन से प्राप्त ब्याज की राशि का त्याग है। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट आता है फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व। तो पूर्व खंड में हमने देखा कि एक फर्म पूर्ति का वक्र जिसके सीमांत लागत का वक्र का भाग है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है प्रौद्योगिकी प्रगति। मान लीजिए एक फर्म निश्चित वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पादन के दो कारकों पूंजी तथा श्रम का उपयोग करती है। फर्म द्वारा संगठनात्मक नवप्रवर्तन के पश्चात पूंजी तथा श्रम के उसी स्तर से अब निर्गत की अधिक इकाइयों का उत्पादन होता है। दूसरे शब्दों में एक निश्चित निर्गत का स्तर का उत्पादन करने के लिए संगठनात्मक नवप्रवर्तन के कारण फर्म आगतों की कम इकाइयां उपयोग करती है। यह अपेक्षित है कि निर्गत के किसी भी स्तर पर यह फर्म की सीमांत लागत को कम करेगा। कुल सीमांत लागत वक्र की दाहिनी ओर शिफ्ट है। चूंकि फर्म का पूर्ति वक्र अनिवार्य रूप से सीमांत लागत वक्र का एक भाग है। प्रौद्योगिकी प्रगति फर्म के पूर्ति वक्र को दाहिनी ओर शिफ्ट करती है। किसी भी दी हुई बाजार कीमत पर फर्म अब निर्गत की अधिक इकाइयों की पूर्ति करती है। दूसरा पॉइंट आता है आगत कीमतें। तो आगत कीमतों में परिवर्तन फर्म के पूर्ति वक्र को भी प्रभावित करता है। यदि एक आगत की कीमत जैसे श्रम की मजदूरी दर में वृद्धि होती है उत्पादन लागत बढ़ जाती है। निर्गत के किसी भी स्तर पर फर्म की औसत लागत के परिणाम स्वरूप वृद्धि सामान्य निर्गत के किसी भी स्तर पर फर्म की सीमांत लागत में वृद्धि के साथ होती है। अर्थात अब सीमांत लागत वक्र में बाईं ओर अथवा ऊपर की ओर शिफ्ट करती है। इससे अभिप्राय है कि फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। किसी भी बाजार कीमत पर अब फर्म निर्गत की कम इकाइयों की पूर्ति करती है। यहाँ पर दिया है प्रति वक्र पर इकाई का प्रभाव क्या है। तो इकाई कर वह कर है जो सरकार निर्गत के प्रति इकाई व विक्रय पर लगाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सरकार द्वारा लगाया गया इकाई कर 2 रुपए है। तो यदि फर्म वस्तु की इकाई 10 इकाइयों का उत्पादन तथा विक्रय करती है तो कुल कर जो फर्म को सरकार को चुकाना पड़ेगा 10 × 2 बराबर 20 रुपए। इकाई कर लगाने से एक फर्म की दीर्घकालीन पूर्ति वक्र में किस प्रकार परिवर्तन होता है आइए रेखा चित्र 4.11 में देख सकते हैं। तो इकाई कर लगने से पूर्व दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत क्रमशः फर्म की दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को है। अब मान लीजिए कि सरकार टी का इकाई कर लगा देती है क्योंकि फर्म को आवश्यक रूप से वस्तु की प्रत्येक उत्पादित इकाई के लिए टी अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। फर्म की निर्गत के किसी भी स्तर पर दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत टी बढ़ जाती है। रेखाचित्र 4.11 में दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत इकाई कर लगाने के पश्चात फर्म की क्रमशः दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। छठा पॉइंट आता है बाजार पूर्ति वक्र। तो बाजार पूर्ति वक्र व निर्गत स्तर एक्स अक्ष पर अंकित दर्शाता है जिसका बाजार में सभी फर्में समवर्ती विभिन्न बाजार मूल्यों पर सामूहिक रूप से उत्पादन करती है। बाजार पूर्ति वक्र की किस प्रकार व्युत्पत्ति की जाती है। एन फर्मों वाला एक बाजार लीजिए, फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3 तथा इसी प्रकार और भी। मान लीजिए बाजार कीमत पी तथा पी पर स्थिर है, तब सामूहिक रूप से एन फर्में द्वारा उत्पादित निर्गत फर्म 1 की पी कीमत पर पूर्ति प्लस फर्म 2 की पी कीमत पर पूर्ति प्लस प्लस ऐसे करते जाएंगे। कीमत पी पर फर्म एन द्वारा पूर्ति है। दूसरे शब्दों में कहें तो कीमत पी पर बाजार पूर्ति व्यक्तिगत फर्मों की दी हुई कीमत पर पूर्तियों का योग है। सातवां पॉइंट आता है पूर्ति की कीमत लोच। एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तनों के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा अनुक्रियाशीलता को मापती है। अधिक स्पष्ट रूप में पूर्ति की कीमत लोच जिसे ES से दर्शाया गया है निम्न प्रकार परिभाषित की जाती है। पूर्ति की कीमत लोच पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपान कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्रिकेट की गेंद पी है और क्रिकेट की गेंद उत्पन्न की गई तथा बेची गई मात्रा क्वांटिटी। तो पुरानी कीमत 10 और क्वांटिटी 200 थी तो 2000 का बिका था। नई कीमत 30 है तो 1000 बिका था यानी 3000। तो कीमत बढ़ी 30 रुपए हो गया। पुरानी कीमत 10 रुपए, 200 बेचते थे तो 2000 कमाते थे। अब यहाँ पर कितना है क्वांटिटी बिका 1000 अब 30 रुपए की कीमत हो गया तो 30,000 का बिका है। चलिए यहाँ पर इसका सारांश को देखते हैं। तो सारांश है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। दूसरा है
फर्म की कुल संप्राप्ति फर्म की कुल निर्गत बाजार कीमत का गुणनफल होती है। तीसरा है कीमत ये स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। फिर है चौथा, कीमत स्वीकारक फर्म के लिए सीमांत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। पांचवा है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है। यह बाजार कीमत पर एक सीधी समस्तरीय सीधी रेखा होती है। फिर नेक्स्ट है फर्म का लाभ कुल संप्राप्ति जो वह अर्जित करती है तथा कुल लागत जो वह उठाती है, ये इनके बीच का अंतर होता है। फिर है यदि अल्पकाल में किसी फर्म के लाभ का अधिकतमीकरण निर्गत के किसी धनात्मक स्तर पर होता है तो उस निर्गत स्तर पर तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए। पी अल्पकालीन सीमांत लागत, फिर अल्पकालीन सीमांत लागत घट नहीं रही है, फिर है पी या तो छोट बराबर है या बड़ा है औसत परिवर्ती लागत से। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, क्वेश्चन नहीं ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता क्या है, और भी ऐसे क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर समाप्त हो हुआ है और आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं और ये चैप्टर भी। और तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 5 में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।